साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं जो बिहार का पिछले बार जो आप स्क्रीन पे डेट भी देख रहे होंगे 10 सितंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, जो 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे दोपहर तक जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 1 का है ये, शिफ्ट 1 का। ठीक है, तो टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था एसटीईटी का, ठीक है, तो एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार संघीय शिक्षक भर्ती के लिए, उसका प्रश्न आपके समक्ष मैं लाया हूँ। तो दोस्तों, ये मतलब कि उसका आंसर शीट है और क्वेश्चन के साथ साथ, तो आप आंसर पे ना ध्यान देंगे क्योंकि हो सकता है कि कुछ आंसर इसमें गलत भी हो। ठीक है, तो उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है और जो चीज़ें सही है, सटीक है, उसको मैं विश्लेषण के साथ आपको बता रहा हूँ। तो इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग ज़रूर करिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि आपके लिए मैं अच्छा से मेहनत कर सकूँ और भी शानदार शानदार कंटेंट आपके लिए ढूंढ कर ला सकूँ। तो दोस्तों, लाइक भी किया करिए, कमेंट में अपना विचार ज़रूर रखें ताकि आपका विचार मेरे विचार तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का, नाद के कितने गुण होते हैं? ठीक है, तो आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। नाद के 3 गुण होते हैं। क्या होते हैं? तारता, तीव्रता और नाद का जाति अथवा गुण। ठीक है, जाति गुण। ठीक है, तारता, तीव्रता, जाति गुण ये क्या होते हैं पिछले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ कि किसी भी वीडियो को स्किप ना करिए। सारे वीडियो जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिल रहे हैं, इतना विश्वास रखिए कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे वीडियो को आप ज़रूर देखा करिए। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा सा हम लोग आज फास्ट करेंगे। बाकी ये सारे पॉइंट को मैं पिछले वीडियो में एनालिसिस कर चुका हूँ, तो मैं इस पर ज़्यादा समय देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि कम समय है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को किया जा सके फटाफट। ठीक है, तो संगीत में कितने वर्ण होते हैं? तो 4 वर्ण होते हैं। क्या क्या? अस्थाई, अंतरा, संचारी, अबोध। ठीक है, वहीं 4 वर्ण होते हैं, इसका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? एक आहत और अनाहत। ठीक है, अनाहत, थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो रही है इसको, तो आप बस समझ जाएंगे। सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो सप्तक के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये सही आंसर। क्या क्या सप्तक? मंद्र, मध्य और तार सप्तक, यही 3 सप्तक होते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आंसर है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का, मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छना है? मध्यम ग्राम के देखिए किसी भी ग्राम की 7 ही मूर्छना है। ठीक है, तब जाकर के तीनों ग्राम से 7 का 21 मूर्छना प्राप्त होता है। तो ऑप्शन हम लोग का ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7। ठीक है, आइए छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक स्वर कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक स्वर कौन सा है? दोस्तों मेरे ख्याल से ये आंसर तो मतलब कि ये एक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि उदात, अनुदात स्वर तीनों तो वैदिक स्वर ही होते हैं, लेकिन आंसर इसका इनमें से कोई नहीं है। ये मुझे पच नहीं रहा है। आप इसके विषय में क्या सोच रहे हैं? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से एक से अधिक होना चाहिए। उदात, अनुदात स्वर तीनों स्वर तो वैदिक स्वर ही हैं, लेकिन आंसर इसका इनमें से कोई नहीं दिया है। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? हो सकता है कि मतलब कि क्या है, आप मतलब इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? ठीक है, देखिए, विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम सारंगदेव ने किया है, ये बात सही है। ठीक है, आप भरत का सोच रहे होंगे, तो भरत ने विकृत स्वर नाम नहीं दिया था, वो विकृत को साधारण शब्द बोले थे, अंतर और गंधार, लेकिन प्रयोग में सर्वप्रथम सारंगदेव ही लाए थे। ये बात एकदम सटीक और सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट स्वीकृत किए गए हैं? ये भी सही है, 10 थाट स्वीकृत किए गए हैं, ऑप्शन ए हम लोग का सही है। ठीक है, आलाप्ती गान किस श्रेणी में आता है? आलाप्ती गान जो है ये किसी भी तरह का आलाप हो, ठीक है, वह अनिबद्ध ही होता है। ठीक है, निबद्ध गान वही होता है जो स्वर और ताल में दोनों में बंधा हो, लेकिन आलाप को आप स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा, अनिबद्ध गान। अगला क्वेश्चन हम लोग का, रागांग पद्धति किसने स्थापित किया? तो रागांग पद्धति, ठीक है, विष्णु नारायण भातखंडे, नहीं, ये ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी, जो नारायण मोरेश्वर खरे हैं, उन्होंने रागांग माना 30। ठीक है, 30 रागांग माना था, तो ये नारायण मोरेश्वर खरे हो जाएंगे। वहीं विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं, थाट राग वर्गीकरण का प्रतिपादन किए थे वो। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम में
मध्यम ग्राम में किन स्वर संवाद है। देखिए मध्यम ग्राम में किन स्वर संवाद है, इसका आंसर ऑप्शन बी रेपा एकदम सही है। चूँकि देखिए मध्यम ग्राम में ना जैसे कि सापा है 9 और 13 का इसमें मतलब कि स्वर संवाद होता है, तो उसी हिसाब से आपका ये जो रेपा हो जाएगा मध्यम ग्राम में किन स्वर संवाद, वह वाला सूत्र इसमें सटीक बैठ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राग रागनी वर्गीकरण के कितने भेद हैं। राग रागनी वर्गीकरण के 4 भेद हैं, वहीं 4 मत। ठीक है, जो सोमेश्वर मत, कलीनाथ मत और मतलब भरत मत, हनुमत मत, जो 4 भेद है उसी को ये बोल रहा है। उत्तरायता क्या है, उत्तरायता मूर्छना है। और दोस्तों उत्तरायता किस ग्राम का मूर्छना है, तो षड्ज ग्राम का मूर्छना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे, अर्धमागधिक किस शैली का प्रकार है। अर्धमागधिक गीति का प्रकार है, एकदम सटीक और सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, थाट राग वर्गीकरण किसकी देन है। थाट राग वर्गीकरण अभी मैं बताया हूँ विष्णु नारायण भातखंडे जी का देन है, उन्होंने ही थाट राग वर्गीकरण हमारे हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित किया। मोहन बीड़ा किस वाद्य का विकसित रूप है। मोहन बीड़ा गिटार का विकसित रूप है। ठीक है, और मोहन बीड़ा एक मतलब कि बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार बजाते थे, उनका क्या नाम था आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों कमेंट किया करिए, अगर मैं कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मतलब कि आपकी तैयारी कितनी है, ये भी तो पता चल जाएगा। और हो सकता है आपके कमेंट को पढ़ करके कुछ दोस्त जो है उनको डायरेक्ट कंसेप्ट फिट हो जाएगा, क्योंकि लिखने से होता है क्या है कि कंसेप्ट दिमाग में जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भातखंडे के अनुसार किस श्रुति पर कोमल धावत है। ठीक है, तो भातखंडे के अनुसार देखिए आधुनिक विद्वान थे, तो 1 5 8 10 14 18 21, तो ये होता है सा रे ग म। ठीक है, प ध। ठीक है, और यहाँ पे नहीं आएगा, तो कोमल धावत का बात हो रहा है, तो सा रे ग म प ध, ये शुद्ध हुआ। ठीक है, तो इसके बीच में ये होगा, तो हम लोग का 16 इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, प्राचीन काल के षड्ज स्वर किस श्रुति पर स्थापित था। प्राचीन काल में षड्ज स्वर मतलब कि किस पे मतलब माना गया, प्राचीन काल में अंतिम श्रुति पे माना गया। तो षड्ज के कितने श्रुति होते हैं, 4 श्रुति होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा, चौथी श्रुति पे एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वेंकटमुखी द्वारा कितने स्वरों का निर्णय लिया गया। देखिए वेंकटमुखी के द्वारा स्वर नहीं, इसको उन्होंने मेल शब्द मतलब मेल संज्ञा दिया था। खैर हम लोग क्वेश्चन को मतलब इसका सेंस समझेंगे, मिसटाइपिंग भी हो सकता है ये, लेकिन हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन को और आंसर को समझते हुए एलिमिनेट करके भी आंसर देते हैं, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा, 72 एकदम सटीक और सही है। राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है। देखिए राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी इसका आंसर होना चाहिए, संगीत रत्नाकर, लेकिन इसमें नाट्य शास्त्र दिया हुआ है, मेरे हिसाब से संगीत रत्नाकर ही सही होना चाहिए। इसके विषय में अगर आपको कोई डाउट हो या मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। और कमेंट दोस्तों किया करिए तो पूरे डिटेल के साथ कि क्वेश्चन 20 का ये आंसर है। ठीक है, इस तरह से कोई कुछ लिख देते तो पता नहीं चलता कि किसके लिए आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इनमें से अलाप्ति से कौन संबंधित है। ठीक है, तो इनमें से अलाप्ति ये इसका आंसर प्रतिग्रहणिका दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिग्रहणिका, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इस पे भी आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। उद्ग्रह शब्द किस गायन विद्या से संबंधित है। तो ये जो धातु होते हैं प्रबंध के वो होते हैं उद्ग्रह मिलापक ध्रुव अभोग, जो 4 धातु होते हैं, उसी में ये पूछ रहा है कि उद्ग्रह शब्द किस गायन विधा से संबंधित है। तो उद्ग्रह हमारा प्रबंध से संबंधित है, इसका आप लोग कर देंगे। ठीक है, प्रबंध अंगों की संख्या कितने बताएं। देखिए प्रबंध के अंग 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वर विरुद्ध तेनक पद पटाक्षर जी ये जो होते हैं, ये 6 प्रकार के जो अंग होते हैं, ये उसी को पूछ रहा है कि प्रबंध अंगों की संख्या कितने होते हैं। तो प्रबंध के 6 अंग होते हैं, 4 धातु होते हैं। ठीक है, और 5 जाति होते हैं। ठीक है, प्रबंध किस वर्ण में आता है। तो प्रबंध भी है ना, मतलब कि एक तरह का उस समय का गायन था, तो गायन होता था, तो मतलब जाहिर सी बात है कि वो स्वर में और ताल में बधा होगा, तो निबद्ध इसका आंसर हो जाएगा, सही है, सटीक ऑप्शन ए। ठीक है, आधुनिक शुद्ध ठाठ किसे माना जाता है। आधुनिक शुद्ध ठाठ हम लोग का बिलावल माना जाता है, और प्राचीन काल में क्या माना जाता था,
काफ़ी को माना जाता था। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, रोला शब्द किस गायन विद्या से संबंधित है? रोला नहीं, ये रेला है। इसका आंसर दोस्तों मेरे हिसाब से ठुमरी होना चाहिए। इसका सटीक जवाब ठुमरी होना चाहिए, क्योंकि रेला शब्द ठुमरी से ही संबंधित हो सकता है। प्रबंध इसका आंसर दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है मुझे ये नहीं लग रहा है कि सही होगा। अब इसके विषय में भी आप कमेंट जरूर करेंगे। धमार गायन विधा निम्न में से किससे संबंधित है? तो धमार हम सभी जानते हैं कि धमार जो है ये होरी से संबंधित है। ऑप्शन सी एकदम सटीक जवाब है। ठीक है, ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था? तो मान सिंह तोमर के द्वारा 15वीं शताब्दी में हुआ था। सटीक जवाब है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? तो धमार गायन शैली न 4 ताल में होती है, न रूपक तीव्र, इसका धमार में ही होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का एकदम सटीक जवाब है। सिद्धेश्वरी देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन सी। आप देख रहे होंगे दोस्तों, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये कमेंट करके जरूर बताएं, मैं अब तक जो क्वेश्चन कराया हूँ और जो एनालिसिस किया हूँ, क्या जो मेरे कॉन्सेप्ट है, जो मेरे कंटेंट है, ये पिछले जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसे मैच नहीं कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके विषय में, जिसके कॉन्सेप्ट को मैं अपने वीडियो में चर्चा नहीं किया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि मेरे चैनल पे आप बने रहें, सारे हमारे वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को बार बार देखिए, अभ्यास करिए, हमारे कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, और खुद से भी सेल्फ स्टडी किया करिए किसी भी अच्छे बुक का। ठीक है, इसमें बहुत माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। संगीत को आप बस मतलब कि किसी बुक को, अच्छे बुक को आप पढ़िए। मैं तो कहता हूँ कि आपके पास अगर कोई बुक नहीं, अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो राग परिचय के चारों भाग को खूब डिटेल से पढ़ लीजिए। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे बने रहें। मैं जो भी कंटेंट आपको कहीं कहीं से ढूंढ करके ला के दे रहा हूँ, ठीक है, इतना समझिए आपके सिलेबस को रिसर्च करते हुए मैं दे रहा हूँ। तो आप बस अभ्यास करिए यहाँ पे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपका आने वाला स्टेट है या बीपीएससी है, उसमें भी आप हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे, प्रमाण मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, जो पिछला क्वेश्चन है उसके हिसाब से। तो डागुर बानी के प्रवर्तक कौन है? तो डागुर बानी के प्रवर्तक ऑप्शन डी ब्रजचंद है, एकदम सही है। तानसेन देखिए गोबरहार के हैं, गोबरहार, ठीक है, गोबरहार के हैं। और आपके ये जो हैं समोखन है, ये खंडार के हैं, खंडार बानी के। और श्रीचंद हैं नौहार के। ठीक है, ब्रजचंद हैं डागर के। कुछ लोग डागर भी बोलते हैं, कुछ लोग डागर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को बस सेंस समझना है। पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं? पंडित रविशंकर देखिए सेम क्वेश्चन ये रिपीट कर दिया था आपके किसमें, आपकी ये क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये बीपीएससी में रिपीट कर दिया था। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक वीडियो को आप देखिए, सारे क्वेश्चन को अभ्यास करिए। बीपीएससी में और स्टेट में कौन सा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए, ना आपको पता है ना हमको पता है। तो इसका आंसर ये भायहर लिखा हुआ है, लेकिन इनका मतलब है मैहर। मैहर एकदम सटीक जवाब है अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड। ठीक है, कुछ लोग सेनिया मानते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, जब मतलब कि मैहर ही सबसे सटीक माना जाता है पंडित रविशंकर के लिए। टप्पा गायक मियाँ शौरी किस राजा के आश्रय में थे? ठीक है, तो गुलाम रसूल इसका एकदम सही जवाब है। गुलाम रसूल के समय टप्पा गायक थे, जो मियाँ शौरी के नाम से प्रसिद्ध थे। और ये जो था मियाँ शौरी, इनको शौरी इनकी पत्नी का नाम था। तो इस शौरी के मियाँ, जैसे नहीं बोलता है कि मियाँ बेबी, ठीक है, तो ये अपने जो भी अपना रचना करते थे अपनी पत्नी के लिए समर्पित करते थे। तो गुलाम रसूल के समय थे। सामवेद के 3 स्वरों में से एक है, ये एकदम सही है। आपका उस्ताद लिखा हुआ है, लेकिन इनका मतलब है उदात। ठीक है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो जाता है, क्योंकि हमको लगता है गूगल बाबा का प्रयोग ये लोग करते हैं। तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा, उस्ताद। सर्वप्रथम रचित वेद का नाम क्या है? देखिए सबसे पुराना वेद तो आपका सामवेद है। ठीक है, उसके बाद में शायद आपका आया था, नहीं ऋग्वेद है सबसे, सॉरी इसके लिए। सामवेद मैं कहना चाह रहा था कि संगीत के लिए है। ठीक है, संगीत के लिए ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। उसके बाद में आपका आया था शायद ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद और यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद आया था, फिर सबसे अंत में अथर्ववेद आया था। शायद मैं सही हूँ दोस्तों, अगर कि मैं सही हूँ तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग आंसर देख लेते हैं एक बार। साम गायन में कितने गायक होते थे? तो साम गायन में 3 गायक होते थे। ठीक है, उद्गाता, प्रतिहर्ता, एक और कुछ होता था, ये एकदम सही जवाब है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बताएंगे इसको। ठीक है, साम गायन में कितने गायक होते थे? 3 गायक होते थे, एकदम सटीक जवाब है।
वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? एकदम सही जवाब है, वैदिक काल में कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब है। गीत और आलाप के छोटे छोटे खंडों को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका जो आंसर दिया हुआ है एकदम गलत दिया हुआ है। गीत और आलाप के छोटे छोटे खंडों को क्या बोलते हैं? बिदारी बोलते हैं। और स्वर समुदाय के छोटे छोटे खंडों को क्या बोलते हैं? अस्थाई बोलते थे, अस्थाई। लेकिन गीत और आलाप के छोटे छोटे खंडों को बिदारी बोलते हैं। ऑप्शन बी हम लोग का सटीक जवाब है 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञों में प्रमुख गायक को, ये देखिए हाँ यहाँ पे आ गया आपका, जो सबसे प्रमुख गायक होते थे उद्गाता बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है। शाम उस समय का क्या था? तो शाम उस समय का वैदिक संगीत है, एकदम सटीक जवाब है। शाम उस समय का सटीक जवाब है, उस समय का वैदिक संगीत था। दक्षिणी संगीत पद्धति को क्या कहा जाता है? दक्षिणी संगीत पद्धति क्वेश्चन नंबर 41 का, दक्षिणी संगीत पद्धति को ही कर्नाटक संगीत पद्धति कहा जाता है। दोस्तों कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति के रूप में कौन मतलब प्रसिद्ध है? हालांकि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आपको याद है कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कौन कौन से त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगला जवाब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है। ध्रुवा ताल में कितनी मात्राएँ होती हैं? ध्रुवा ताल में इसका आंसर 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43। कर्नाटक संगीत में कृति के कितने अंग होते हैं? कृति के 3 अंग होते हैं। ठीक है, इसको भी मैं बता चुका हूँ आपको, कृति के विषय में पिछले वीडियो में हाल ही में बता चुका हूँ। इसलिए मैं दोस्तों आपको बार बार बोलता हूँ कि सारे वीडियो को आप अभ्यास करिए, बार बार देखिए। मैं आपको तो यकीन हो ही गया होगा क्वेश्चन देख करके कि मैं जो भी अभ्यास करा रहा हूँ आपको अपने चैनल के माध्यम से, वह आपके सिलेबस को ध्यान में रख कर ही कराया जा रहा है। तो कृति के 3 अंग अनुपल्लवी, पल्लवी, चरणम। ठीक है, तो ये 3 मैं बता चुका हूँ आपको। 44 नंबर क्वेश्चन है। हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा कर्नाटक संगीत के मोहनम से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपाली। ठीक है, भूपाली का ये मोहनम से मिलता है। कर्नाटक बीड़ा का नाम किस शहर से संबंध है? देखिए तंजौर इसका एकदम सही जवाब है। कर्नाटक बीड़ा का नाम तंजौर से, और ये आपका ये पुरंदरदास भी शायद यहीं से संबंधित है, तंजौर से ही, जो आपके कर्नाटक संगीत कृति के जो कर्नाटक संगीत में जो पितामह माने जाते हैं। ठीक है, पुरंदरदास की रचनाएं किस भाषा में है? तो पुरंदरदास साउथ के थे। ठीक है, तो ये उनका जो भाषा था ऑप्शन सी कन्नड़ में था। और हम लोग अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है। साडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? साडव जाति में दोस्तों ये बाडव लिखा हुआ है लेकिन इनका मतलब साडव है। ठीक है, साडव वो मिसटाइपिंग है, तो यही होता है, मिसटाइपिंग तो आते रहता है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, 48 नंबर क्वेश्चन है। अचल स्वर कौन सा है? अचल स्वर क्या है? तो अचल स्वर हम लोग का प है। सा और प 2 स्वर होता है ना अचल, तो सा तो दिया नहीं है, प ऑप्शन में है, तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा आश्रय राग है? तो आश्रय राग के भी विषय में दोस्तों मैं आपको बहुत ही डिटेल बता चुका हूँ कि अपने थाट के नामों से जो राग होते हैं वे आश्रय राग होते हैं। तो देखिए भोपाली, ब्याग, वृंदावनी, सारंग, कोई थाट ऐसा होता नहीं है, ये थाटों के अंतर्गत उपजे हुए राग हैं। तो भैरव खुद थाट है और खुद राग भी है, तो आश्रय राग हम लोग का भैरव, ऑप्शन बी हम लोग का एकदम सटीक जवाब है। और 50 नंबर क्वेश्चन है। राग श्री का गायन समय क्या है? तो ये जो राग श्री है ना, ये है आपका संधि प्रकाश राग। तो सूर्यास्त के समय आपको ये गाया जाता है राग श्री। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।